नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीबीआर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल से एसएससी सीजीएल टियर 2 का एग्जामिनेशन है और आप सभी को पता है कि एसएससी के लिए स्टैटिक और करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट होता है। इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम वो सभी टॉपिक को संक्षिप्त में देखेंगे जिनसे प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। हम सबसे पहले उन सभी टॉपिक के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उन टॉपिक को। तो हाल ही में नियुक्त हुए भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री हम देखेंगे। दोस्तों, सभी मुख्यमंत्री हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हालांकि वही ज़्यादा संभावना होता है कि जो नए मुख्यमंत्री बने होते हैं उनको पूछने की ज़्यादा संभावना होता है। जैसे अभी महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री बनाए गए थे देवेंद्र फडणवीस, तो वो ज़्यादा संभावना है। उसके बाद हम नियुक्त किए गए हाल ही में जो नियुक्त किए गए राज्यपाल हैं उनके बारे में देखेंगे। जैसे कि मिजोरम के कंभमपति हरिबाबू को राज्यपाल बनाया गया, तो ये ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की। प्रमुख कलाकार एवं उनकी उपलब्धियां कि कौन कौन सा कलाकार हैं, जैसे कि सोनल मान सिंह जो हैं वो किस नृत्य से संबंधित हैं, तो कुचिपुड़ी और उड़ीसी। अगर पूछ दिया जाए कि इनको पद्म विभूषण कब मिला, तो इनको पद्म विभूषण 2003 में मिला था। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को एकदम एक एक करके देखेंगे। उसके बाद केंद्रीय बजट 2024 देखेंगे। जैसे अगर पूछ दिया जाए भारत सरकार के विकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिकता बताई है, तो अभी कितना बताया गया था, 9 बताया गया था, पहले ये 7 था। 2023-24 में मिलने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार को भी हम देखेंगे एक जगह पे। जैसे कि गोल्डमन पर्यावरण पुरस्कार, जिसको आप ग्रीन नोबेल भी कहते हैं, इनको दिया गया, तो ये आलोक शुक्ला जी को दिया गया, तो इसको भी हम देखेंगे एक जगह पे। 2024 में होने वाले महत्वपूर्ण समिट्स हम देखेंगे। जैसे कि एक होता है सिम्बैक्स सिम्बैक्स और एक होता है सिम्बैक्स, एस से शुरू होता है, तो ये सिंगापुर वाला है। और ये कहाँ वाला है, तो ये कंबोडिया वाला है। ठीक है, ये दोनों नाम सेम ही लगता है पढ़ने में, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो 2024 में जितने भी हुए हैं वो हम सभी को एक जगह पे देखेंगे और हम ये जल्दी करेंगे, आप टेंशन मत लो। महत्वपूर्ण सूचकांक देखेंगे। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 116वां स्थान प्राप्त हुआ। जनगणना 2011 देखेंगे। जैसे कि हो सकता है कि पूछ रहे कि भारत की नगरीय जनसंख्या जो है वो कितना थी, तो 31.2% था नगरीय जनसंख्या और 68.8% कौन था, ग्रामीण जनसंख्या। आगामी खेल प्रतियोगिता स्थल को देखेंगे। जैसे कि कॉमनवेल्थ 2026 जो है वो कहाँ पे होगा, तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। कहाँ पे, स्कॉटलैंड में होगा ये। जिसकी पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है खर्चे के कारण हट गया था, तो उसके बाद अभी घोषणा हुआ है ग्लासगो में इसको करवाया जाएगा। उसके बाद पंचवर्षीय योजना के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, वगैरह वगैरह सभी को एक एक करके। उसके बाद 2023-24 की महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उनके लेखक को देखेंगे जो नए पुस्तक लिखे गए हैं। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य देखेंगे, संबंधित व्यक्ति देखेंगे। प्रमुख त्योहार एवं उनके आयोजन स्थल देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रबल है पूछे जाने का। बस हम वो देखेंगे, टोटल नहीं देखेंगे क्योंकि उतना हमारे पास अभी टाइम नहीं है। महत्वपूर्ण योजनाएं एवं संबंधित राज्य देखेंगे कि कौन सा राज्य में कौन सा नई योजना चलाया गया है। आईपीएल 2024 से संबंधित जो भी फैक्ट्स होंगे वो एक जगह पे हम देख लेंगे तुरंत, मतलब कि 2-4 मिनट में देख लेंगे उसको भी। प्रमुख मेले एवं उनके आयोजन स्थल को देखा जाएगा। T20 वर्ल्ड कप को देखेंगे और पेरिस ओलंपिक 2024 देखेंगे। पेरिस ओलंपिक, उसके बाद पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 को भी देखना है, जरूरी है ये। और जो जो पुरस्कार आया है बस उनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, कि जैसे कि 7 गोल्ड आए हैं पैरा ओलंपिक में, तो 7 में जो है वो कौन कौन लेकर के आया और किस खेल से संबंधित हैं, बस वो चीजें देखेंगे। ध्वजवाहक जो है ओपनिंग सिरोमनी में कौन थे और क्लोजिंग सिरोमनी में कौन थे, ये बस यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बैडमिंटन 2024 से संबंधित जितने भी तथ्य होंगे वो एक जगह पर देखेंगे। कबड्डी से संबंधित तथ्य, टेनिस ओपन से संबंधित तथ्य, फिर नई नियुक्तियां को हम एक जगह पे देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नई नियुक्तियां एक जगह पे हम देखेंगे। उसके बाद वाद्य यंत्र, संबंधित व्यक्ति एवं उनकी उपलब्धियां। हाँ चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे लिखा था। आप लोग बोलेंगे कि आपका थंबनेल कुछ और है और आपने बताया कुछ और है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि एसएससी को झुकना पड़ा। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि एसएससी जो 2024 का जो रिजल्ट आया प्री का, उसमें बहुत बड़ा धांधली देखने को मिला और जिनका एज भी पार हो चुका था उनका भी रिजल्ट एसएससी ने जारी कर दिया था। तो 25 पेटिशनर ऐसे थे जिन्होंने केस की हुई थी, पिटीशन डाले हुए थे, तो उनको जो है टीयर 2 देने का मौका मिल रहा है। हालांकि एसएससी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एसएससी अपनी गलती मान रही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी जीत है स्टूडेंट्स के लिए और उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जिनको ये मौका मिला। आपको भी ये मौका मिल सकता है।
ठीक है, तो आप भी पिटीशन डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो और जिनका भी एग्जाम है उनके लिए मैं बहुत उनको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, कि उनका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो भी है चीजें वो जल्दी से। हाल ही में नियुक्त हुए भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री को हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हाल ही में बनाए गए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, मध्य प्रदेश के मोहन यादव को बनाया गया। पहले यहाँ पे कौन थे? शिवराज सिंह चौहान, जिनको जो है अब कौन सा मंत्री बना दिया गया? कृषि मंत्री। फिर देखेंगे राजस्थान के भजनलाल शर्मा बनाए गए, सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, झारखंड के बने हैं हेमंत सोरेन, और हरियाणा के नायब सिंह सैनी, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, मिजोरम के लालदू मुहा, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी को बनाया गया है, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस को अभी हाल ही में बनाया गया, दिल्ली के जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वहाँ के जो बनाए गए मुख्यमंत्री, एक सेकेंड, वहाँ के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? तो आतिशी को बनाया गया। जम्मू कश्मीर का जो है मुख्यमंत्री जो है उमर अब्दुल्ला को बनाया गया है। ठीक है, इनको उमर अब्दुल्ला को। चलिए अब हम देख लेते हैं हाल ही में नियुक्त किए गए राज्यपाल। तो देखिए, मणिपुर का जो राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य को बनाया गया है ना। और असम के भी लक्ष्मण आचार्य ही हैं, है ना। तो एक जगह ये अतिरिक्त प्रभार पे काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रमन डेका को बनाया गया है राज्यपाल। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार हैं अभी राज्यपाल। तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा, पंजाब के गुलाब चंद कटारिया, महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन, और मिजोरम के कंभमपति हरिबाबू। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब ये सब याद रखना। मेघालय के चंद्रशेखर विजय शंकर। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, एक रिवीजन के तौर पे मैंने इसको दिया है ताकि आप जल्दी से रिवीजन कर सको। ठीक है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूंगा। राजस्थान के हरिभाव बागड़े और सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला टॉपिक है प्रमुख कलाकार एवं उनकी उपलब्धियां। जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य के ये नृत्यांगना है। आपको पता है कि 8 जो है क्लासिकल डांस होता है और 8 में से भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो है वो भी संबंधित है। और 8 क्लासिकल डांस में जो सबसे नया वाला है वो कौन सा है? तो सत्रिया है, अब याद रखना। ठीक है, पद्मश्री इनको 1968 में दिया गया, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में। इनकी आत्मकथा है अ पैशन फॉर डांस। उसी तरह से मृणालिनी साराभाई, जो कि विक्रम साराभाई की पत्नी है, गुजरात से संबंधित हैं ये। भरतनाट्यम और कथकली नृत्य के नृत्यांगना है। और पद्मश्री इनको 1965 में और पद्म भूषण 1992 में दिया गया। पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु से संबंधित हैं। भरतनाट्यम नृत्य की ये नृत्यांगना है और पद्मश्री इनको 1965 में ही दिया गया मृणालिनी साराभाई के साथ। और पद्म भूषण 1992 में दिया गया, इनको भी मृणालिनी साराभाई के साथ ही मिला था। सोनल मानसिंह की बात करें तो ये मुंबई से संबंधित हैं। भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य के ये नृत्यांगना है। और पद्म भूषण 1992 में, पद्म विभूषण 2003 में दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। रुक्मिणी देवी अरुणडेल तमिलनाडु से संबंधित हैं, भरतनाट्यम से संबंधित रखती हैं। पद्म भूषण 1956 में और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया है 1957 में। कालिदास सम्मान ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और ये इनको 1984 में मिला था। लीला सैमसन तमिलनाडु से संबंधित हैं, भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं ये। पद्मश्री 1990 में और संगीत नाट्य अकादमी 1999 में इनको दिया गया था। टी बाला सरस्वती ये तमिलनाडु राज्य से संबंध रखते हैं और भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। पद्म भूषण 1957, पद्म विभूषण 1977 20 वर्ष बाद, और उसके बाद संगीत नाट्य अकादमी जो है 1955 में इनको मिला था। राधा रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं और ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी ही है। पद्मश्री जो है इनको 1984 में और पद्म भूषण 2000 ईस्वी में दिया गया था। आगे देखेंगे, शोभा नायडू जो है तमिलनाडु से संबंधित हैं, कुचिपुड़ी नृत्य के से संबंध रखते हैं ये। और पद्मश्री 2001 में, और इनको ध्यान रखना है कि इनको हमसा पुरस्कार आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा भी दिया जा चुका है। केलुचरण महापात्र, महापात्र कहीं भी लगा हो तो आप समझना कि ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित व्यक्ति होंगे। ठीक है, किससे? उड़ीसी से, उड़ीसा से संबंधित हैं और उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1988 में और पद्म, ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। माधवी मुदगल उड़ीसा से संबंधित हैं और उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। संस्कृति पुरस्कार 1984 में, पद्मश्री 1990 में, और इनको ध्यान रखना है कि फ्रांस सरकार द्वारा ग्रैंड मेडल डेला बिल्ले पुरस्कार भी दिया जा चुका है 1997 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। संगीत नाट्य अकादमी 2000 ईस्वी में इनको मिला था।
आगे देखते हैं हम दोस्तों। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि भरतनाट्यम जो है, 8 हमारे पास आसनी नृत्य हैं, आठों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा व्यक्ति हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि भरतनाट्यम बिसानो राम गोपाल संबंधित हैं, तो पद्मिनी प्रियदर्शनी, बैजंती माला, एम के सरोजा, सीवी चंद्रशेखर इत्यादि संबंधित हैं भरतनाट्यम से। कुचिपुड़ी से अर्पणा सतीशन, पद्मजा रेड्डी और स्वप्न सुंदरी, ये वैसे सारे मैंने नाम लिखे हैं जो कि एसएससी द्वारा पूछा हुआ है। ओडिसी संयुक्ता पाणिग्राही, किरण सहगल और सुजाता महापात्र संबंधित हैं उड़ीसी से। बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित हैं, इनको पद्म भूषण 1986 में दिया गया। लच्छू महाराज, जहां भी महाराज होगा वो कत्थक से ही संबंधित होंगे। अच्छन महाराज आप बोल सकते हो। सितारा देवी जो है पद्मश्री, इनको 1973 में दिया गया। शोभना नारायण, इनको जो है पद्मश्री 1992 में मिला था। और ये सारे जो नाम हैं ये कथक से संबंध रखते हैं। कथकली उदय शंकर, आनंद शिवरामन, कृष्ण नायर और शांताराव, ये कथकली से संबंधित हैं। मणिपुरी जो है, इनसे झावेरी बहनें, जो 4 बहनें हैं, रंजना सुवर्णा, ये चारों जो बहन हैं ये मणिपुरी से संबंधित हैं। कलावती देवी, मोहिनी अट्टम, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा, जया प्रभा मेनन और कलामंडलम, रागिनी देवी और राधा दत्ता, ये मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। सत्रिया से श्रीमद शंकर देव संबंधित हैं। ठीक है, तो सत्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सबसे अंतिम में जोड़ा गया था। आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे केंद्रीय बजट 2024। तो केंद्रीय बजट 2024 में नया इनकम स्लैब आया है। जैसे कि 0 से अगर 3 लाख तक का इनकम है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना। 3 से 7 लाख तक के इनकम पे 5% और 7 से 10 लाख तक के इनकम पे 10%। 10 से 12 लाख तक का अगर इनकम है तो 15% टैक्स। और 12 से 15 लाख का इनकम है तो 20%। और अगर 15 लाख से ऊपर है तो 30% इनकम देना होगा, इनकम टैक्स। आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं फटाफट। जैसे बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। निर्मला सीतारमन ने लगातार जो है 7वीं बार बजट पेश किया। बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति जो है वो 4% जो है रहने का अनुमान है। पहली नौकरी करने वाले जो है उनको सरकार जो है 15,000 रुपए की मदद देगी। कितना? 15,000 रुपए की। देश भर में कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे? तो 12। पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से ज़्यादा शाखाएं खोली जाएंगी। कौशल विकास के लिए कितने युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 20 लाख से अधिक। पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे? तो 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे? तो 5 राज्यों में। और इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने रुपए प्रतिभा भत्ता प्रदान किया जाएगा? तो 5,000 रुपया प्रति महीना। पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? तो 1 करोड़ घरों को। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनेगी? तो पूर्वोदय योजना। ये तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। मुद्रा लोन की रकम जो है 10 लाख से बढ़ाकर अब 20 लाख रुपया कर दिया गया है। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी जो है वो 6% कम कर दिया गया है। बिहार को कितना करोड़ का मदद दिया गया? तो 58,900 करोड़ का। सिडबी की कितनी शाखाएं 2024 में खोली जाएंगी? तो 24 नई शाखाएं खोली जाएंगी। सरकार ने विकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिकता बताई है? तो 9 बताया है, पहले ये 7 ही था। बच्चों के लिए कौन सी योजना बनेगी? तो एनपीएस वात्सल्य योजना। और खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण कितने जिलों में किया जाएगा? तो 400 जिलों में। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने गांवों को लाभान्वित किया जाएगा? तो 63,000 गांवों को। पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा कहाँ? बिहार में है ये महाबोधि और विष्णुपद टेम्पल। शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिलाओं एवं लड़कियों के लिए ये योजना कंफर्म नहीं था, ये मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, इसको आप काट लेना। उच्च शिक्षा के लिए कितना लोन दिया जाएगा? तो 10 लाख रुपए। अब हम बढ़ते हैं, अच्छा थोड़ा सा और है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ये कौन लिखा हुआ है यहाँ पे गलत टाइप है, सन्मुखम सेठी। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई। रेल बजट को अलग से पेश करने की परंपरा कब बंद हुई? तो 2017 से बंद हो गई थी, है ना। इसको अब क्या किया जाता है? तो बजट के साथ ही रेल बजट को भी पेश किया जाता है, अब अलग से नहीं पेश होता। बजट के अनुसार उधारी में शामिल है क्या? राजकोषीय घाटा। संविधान को संविधान की कौन सा अनुच्छेद, ये भी गलत टाइप हो गया है, सॉरी, कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय बजट की प्रस्तुति से संबंधित है? तो 112। और संविधान में बजट शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं है ना, बजट का शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, केंद्रीय वार्षिक विवरण का यूज हुआ है।
संविधान में बजट के लिए उपयोग की गई शब्द है आर्थिक सर्वेक्षण। सबसे पहले किस देश ने बजट पेश किया? तो ब्रिटेन ने। ये सब जानना इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा है। सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? संसद भवन में। और किस क्षेत्र को सबसे अधिक राशि का आवंटन हुआ? तो रक्षा क्षेत्र को। और भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 1860 में। ऑपरेशन ग्रीन से संबंधित है। टमाटर, प्याज, आलू का उत्पादन जो है ऑपरेशन ग्रीन से संबंधित है। अब हम देखते हैं 2023-24 में मिलने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कारों की सूची। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो है जेनी अपनवेक को मिला कायरूस बुक के लिए, और इस कायरूस बुक के ट्रांसलेटर रहे थे माइकल हाफमैन। ठीक है, तो ये दोनों को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 जो है अमिताभ बच्चन को मिला। 2023 वाला आशा भोसले को मिला था, है ना। और 2022 में जो है शुरुआत हुआ था तो नरेंद्र मोदी को दिया गया था। एबल पुरस्कार जिसको गणित का नोबेल कहा जाता है माइकल तालग्रंड को दिया गया। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विनोद गनात्रा को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हिंदी के लिए संजीव को मिला मुझे पहचानों के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश वाला नीलम चरण गौर को मिला रेक्यूमेन रागा जानकी के लिए। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। पेन प्रिंटर साहित्यिक पुरस्कार 2024 जो है अरुंधति राय को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित जो व्यक्ति हुए वो अभिनव बिंद्रा हैं। कौन? अभिनव बिंद्रा। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार निमहंस संस्थान को दिया गया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार जो है चंद्रयान-3 मिशन को दिया गया है ना, चंद्रयान-3, क्योंकि चंद्रयान-3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है सफलतापूर्वक उतर चुका था। और इसी के उपलक्ष्य में जो है हम अंतरिक्ष दिवस भी मनाने की घोषणा किए, और जहाँ पे उतरा था उसको हम शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। मिस यूनिवर्स 2024 जो है विक्टोरिया केजर बनी डेनमार्क की। और GD बिरला अवार्ड 2023 अदिति शेंडे को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 58वां जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया संयुक्त रूप से। असम वैभव सम्मान रंजन गोगोई को दिया गया है। और MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कम्बोज को। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण अवार्ड, ये दोनों अलग है, ठीक है। ये स्वामीनाथन पुरस्कार है और ये पर्यावरण संरक्षण अवार्ड है, ये अनंत शंकर दर्शन को दिया गया। रामानुजन पुरस्कार 2023 जो है रुक्सियान झांग को दिया गया। 33वां व्यास सम्मान जो है पुष्पा भारती को मिला है यादें 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 के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मन को दिया गया रुद्र सात्विकम के लिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 2023 रवि कन्नन को दिया गया, इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है राधिका सेन को दिया गया। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये एक जगह मैंने लिखा है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है ऐसा लिखने में, क्योंकि बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। मिस वर्ल्ड 2024 जो है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा बनी। और प्रिज्कर अवार्ड, ये प्रिज्कर अवार्ड अलग है और पुलित्जर अलग होता है। ये प्रिज्कर जो है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, और रिकेन यामामोटो को ये दिया गया है, ये जापान से संबंधित है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया। KPP नामबियार पुरस्कार एस सोमनाथ को दिया गया। इसरो के ये क्या थे? तो अध्यक्ष थे, अभी जो है वो चेंज हो गए हैं। आर्यभट्ट पुरस्कार पाबुलेरी सुब्बाराव को दिया गया। लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 जो है पंडित राजेंद्र गंगानाई को दिया गया। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 जिसको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, ये पूर्णिमा देवी को मिला है। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसको ग्रीन नोबेल कहा जाता है, ये दोनों आप ध्यान रखना, ग्रीन ऑस्कर और ग्रीन नोबेल किसे कहा जाता है, ये आलोक शुक्ला को मिला है। इरासमस पुरस्कार जो है अमिताभ घोष को मिला। 100 पुरस्कार जिसको पूर्व का नोबेल कहा जाता है श्रीनिवास R कुलकर्णी को दिया गया। साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार रस्किन बॉन्ड को मिला है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। भारत रत्न 5 व्यक्तियों को इस बार दिया गया, पहली बार, है ना। पहली बार ऐसा मौका है जब 5 व्यक्तियों को मिला। ये किसको किसको दिया गया? तो पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को, और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को, है ना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी ये दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भी मिला है भारत रत्न। तो 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ने वाले नए सदस्य कौन कौन सा है। थोड़ा सा मेरा स्पीड अधिक है क्योंकि मुझे ये टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल है, क्योंकि आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए G20 का जो है 21वां सदस्य बना है अफ्रीकन यूनियन। आपको पता ही होगा जो भारत में हुआ था समिट G20 का, उसमें अफ्रीकन यूनियन को 21वां सदस्य बनाया गया था। NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नया मेंबर बना वो इजिप्ट यानी कि मिस्र बना है। SCO का 10वां सदस्य बेलारूस और 9वां सदस्य ईरान बना है। आसियान का 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर को बनाया गया है। नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बना है, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो स्टार मार्क कर सकते हैं आप।
ब्रिक्स के नए 5 सदस्य आप एकदम याद रखना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इथोपिया। ठीक है, हो सकता है इसमें से 3 एक दे दे और एक कोई अलग हो। ठीक है, तो इसलिए ये पांचों नाम याद रखना जरूरी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां सदस्य अंडोरा बना है और विश्व बैंक के 189वां सदस्य नौरू बना है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के 193वां सदस्य जो है वो साउथ सूडान है और इसकी राजधानी कहाँ है, तो जुबा। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय कहाँ है, भारत में है, गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका 99वां सदस्य बना स्पेन, 100वां सदस्य बना पराग्वे, 101वां सदस्य बना नेपाल और 104वां सदस्य बना है अभी आर्मेनिया। चलिए, तो एक जगह मैंने इसको भी करवा दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक देखते हैं। 2024 में होने वाले महत्वपूर्ण समिट्स को एक बार देख लिया जाए। जैसे कि G7 का जो समिट है ये इटली में हुआ, G20 समिट जो है ब्राजील में हुआ और ब्रिक्स समिट ये रशिया में हुआ। आसियान समिट 2024 लाओस में किया गया। कोप 28 जो है इसको यूएई में किया गया, ये दोनों आप याद रखिएगा। कोप 29 जो है बाकू अजरबैजान में हुआ। एससीओ का 2024 सम्मेलन कजाकिस्तान में और नाटो का समिट 2024 वाशिंगटन डीसी में। क्वाड समिट 2024 जो है ये यूएसए में किया गया, इसको पहले इंडिया में होना था लेकिन बाद में इसको यूएसए में शिफ्ट कर दिया गया, अगला वाला इंडिया में होगा। आगे चलते हैं। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो जो है गुवाहाटी में हुआ। पहला अफ्रीकी पाक कला सम्मेलन पेरिस फ्रांस में हुआ। पाक कहने का मतलब ये कुकिंग वाला है, ठीक है। 2024 यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर की अध्यक्षता किसने किया, तो भारत ने। और यहीं पे जो है भारत का जो 43वां विश्व विरासत स्थल है मोइदाम, उसको घोषित किया गया। मोइदाम जो है असम के जो अहोम राजा थे उनके दफन स्थल है, तो मोइदाम आप याद रखना, मोइदाम। ये 43वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार का बैठक भारत में आयोजित हुआ। एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन लाओस में किया गया। 8वां धम्म सम्मेलन अहमदाबाद में हुआ जिसके चीफ गेस्ट रहे जगदीप धनखड़, हमारे उपराष्ट्रपति। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन जो है भारत में हुआ, नई दिल्ली में। जिला न्यायाधीशों का राष्ट्रीय सम्मेलन भी नई दिल्ली में हुआ। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में हुआ। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 जो है वो मुंबई में हुआ। तो ये एक जगह ये समिट्स मैंने लिख दिए हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सभी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स, जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसमें भारत का स्थान है 82वां, टॉप पे रहा सिंगापुर। साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वां स्थान रहा है भारत का, टॉप पे रहा रशिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में 109वां स्थान रहा भारत को और टॉप पे रहा फिनलैंड। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2023 में भारत को 93वां स्थान मिला, टॉप पे रहा डेनमार्क। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में 176वां स्थान मिला भारत को और टॉप पे रहा इस्टोनिया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को और फिनलैंड रहा टॉप पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, टॉप पे रहा यूएस। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, अब ध्यान देना। एशिया फायर पावर इंडेक्स अलग होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में 51वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा सिंगापुर। मतलब सिंगापुर का जो माहौल है वो बिजनेस के लिए काफी अच्छा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ भारत को, टॉप पे रहा यूएस। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में 42वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को और टॉप पे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। लोकतंत्र सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को 41वां स्थान मिला, टॉप पे रहा नॉर्वे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में 129वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ, टॉप पे रहा है आइसलैंड। तो एक जगह मैंने इसको लिखा है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत को 134वां स्थान मिला, टॉप पे रहा स्विट्जरलैंड। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में इंदौर रहा और सूरत रहा है टॉप पे। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में जो कि अंकटाड के द्वारा जारी किया गया था, उस पर 15वां स्थान मिला भारत को, टॉप पे रहा है यूएस। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 39वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को, टॉप पे रहा है यूएस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 63वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को, टॉप पे रहा स्वीडन और इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसमें जो है 105वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में 159वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को और टॉप पे रहा है नॉर्वे। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ और टॉप पे रहा आइसलैंड। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर।
हम देखेंगे जनगणना 2011 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे जो है प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं। इसको तुरंत देख लेंगे। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय जो है स्वीडन को जाता है। 1749 में कराया था इसने जनगणना। और भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित जनगणना जो है 1881 में शुरू हुआ, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। जनगणना के सबसे जो उच्च अधिकारी होते हैं वो होते हैं रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो थे वो कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी। मतलब कि रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो पहले थे वो थे आर ए गोपाल स्वामी। लेकिन जनगणना आयुक्त अगर पहला पूछा जाए तो अशोक मिश्रा थे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में कराई गई थी और नोडल मिनिस्ट्री इसका गृह मंत्रालय होता है। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का ये विषय है। याद रखना, ये जनगणना की बात कर रहा हूं मैं। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना और जनसंख्या में अंतर है। ठीक है, 2011 की जनगणना आयुक्त जो है एम सी चंद्रमौली थे। आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के स्लोगन क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 का जनगणना जो है वो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की अगर पूछा जाए तो 7वीं थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या थी भारत की। अब तो बहुत बढ़ गया है, लगभग 150 करोड़। विश्व की जनसंख्या का ये कितना परसेंट था? तो 17.5%। जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा? तो 17.64% रहा 2001 से 11 के बीच का। नगरीय जनसंख्या जो 31.2% है और ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 68.8% है। मतलब कि ग्रामीण लोग ज़्यादा पाए जाते हैं भारत में। कुल अनुसूचित जाति जो है उसकी जनसंख्या कितना रहा? तो 16.6%, जो कि लगभग 20 करोड़। और कुल अनुसूचित जाति मतलब कि ये जो है ये जनजाति की बात कर रहा है, मतलब ये एसटी है, एसटी शेड्यूल ट्राइब, और ये जो है एससी। तो शेड्यूल ट्राइब कितना रहे? वो 8.6%, जो कि लगभग 10 करोड़ के आसपास। कुल अल्पसंख्यक जो है वो 19.3% रहे। और इसमें आपको ये क्रम जरूर याद रखना है कि मुस्लिम जो है 14.2%। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो अल्पसंख्यक थे वो थे ईसाई। ठीक है, अब सिख जैसे ऐसे कोई बोलता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो लगता है कि सिख तीसरे नंबर पे आएंगे, लेकिन नहीं, वो ईसाई आते हैं जो कि 2.3%। और सिख जो है वो 1.7% ही है। भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति थी भील। और सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो पहले नंबर पे हिंदी और दूसरे नंबर पे बंगाली। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व जो है भारत की 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अधिकतम जनसंख्या घनत्व रहा बिहार का, जहाँ पे 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति ही रहते हैं 1 किलोमीटर में। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्रशासित प्रदेश है दिल्ली। देख लीजिए यहाँ 11,320 व्यक्ति 1 किलोमीटर में। और न्यूनतम जो है जनसंख्या घनत्व वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। भारत का लिंगानुपात 943 व्यक्ति है। और अधिकतम लिंगानुपात जो है वो केरल का है, जहाँ 1084 है। और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। अधिकतम लिंगानुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश रहा पुदुचेरी, जहाँ पे 1037 लिंगानुपात है। और न्यूनतम है दमन एवं दीव का, जहाँ पे मात्र 618 ही है लिंगानुपात। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। तो ये तो आपको पता ही होगा। अगर छोटा बड़ा पूछा जाए तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। देश में साक्षरता दर जो है 74.04% है, जिसमें पुरुषों के लिए 82.14% साक्षरता दर है और महिलाओं का 65.40%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, जहाँ की साक्षरता दर 94% के आसपास है। और सबसे कम जो है बिहार की साक्षरता दर रही है, जहाँ की साक्षरता दर जो है 61.4% ही रहा है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्रशासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जहाँ पे 91.8% साक्षरता रही। और न्यूनतम केंद्रशासित प्रदेश कौन है जहाँ साक्षरता दर न्यूनतम है? तो वो है दादर एंड नागर हवेली, यहाँ की साक्षरता दर 76.2% है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य रहा मेघालय, जहाँ पे 27.9% जनसंख्या बढ़ गई, मतलब अप्रोक्स 28%। एकमात्र नकारात्मक वृद्धि दर वाला राज्य कौन रहा? तो नागालैंड, मतलब यहाँ की जनसंख्या जो है घट गई, एकमात्र राज्य। यहाँ की जनसंख्या लगभग -0.58% घटी है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला रहा थाने। और जनसंख्या वाला जिला, सॉरी, जनसंख्या यहाँ पे लगभग कितना? तो ये 1.1 करोड़ जनसंख्या रहती है। और प्रथम आर्थिक जनगणना जो है 1977 में करवाया गया था। अब हम देखते हैं आगामी खेल प्रतियोगिता स्थल कि कौन सा खेल कब और कहाँ खेला जाएगा। देखिए,
एशियन गेम्स जो है 19वां, ये कहाँ पे खेला गया? 2022 में, ये होंगजू चाइना में खेला गया। 20वां जो है 2026 में होगा, नोगोया और आईसी शहर जापान में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है 22वां संस्करण था और ये कतर में हुआ। और 23वां जो 2026 में होगा, ये मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में होगा। पहली बार है कि 3 देशों में इसका आयोजन करवाया जाएगा। T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2024 था, वो वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुआ, जिसको हमारा प्यारा देश भारत ने जीता। 2026 का इंडिया और श्रीलंका में होगा। 2028 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसकी मेजबानी करेंगे। T20 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो 2024 वाला यूएई में हुआ और 2026 वाला श्रीलंका में होगा। ये कौन जीता? तो श्रीलंका इसको जीत चुका है। आगे देखते हैं मेंस जो वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर वाला, 2023 वाला इंडिया में हुआ, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता और इंडिया उप विजेता रहा है। और 2027 वाला साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में करवाया जाएगा। आगे देखते हैं विंटर ओलंपिक। ये देखिए विंटर ओलंपिक 2022 वाला जो है वो चीन में कराया गया, मतलब कि शीतकालीन ओलंपिक चीन में हुआ। 2026 वाला इटली में होगा, इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में। 2030 वाला फ्रांस में होगा। 2034 वाला यूएसए में करवाया जाएगा, यूटा राज्य के साल्ट लेक सिटी में। समर ओलंपिक की अगर हम बात करें तो 2020 वाला टोक्यो जापान में हुआ था, जहाँ पे नीरज चोपड़ा ने क्या जीता? जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने। और इसीलिए जो है कितने, शायद 7 अगस्त को है ना? हाँ, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है ये आप हमें कंफर्म कर देना। हमें लग रहा है कि 7 अगस्त ही था, जैसे कंफर्म नहीं हूँ मैं, देख लेना। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? उसी दिन इन्होंने जीता था टोक्यो में। 2024 जो हुआ वो पेरिस फ्रांस में हुआ, और जहाँ पे हमने एक गोल्ड मेडल भी नहीं जीत पाया, बस नीरज चोपड़ा ने एक सिल्वर मेडल लाया था। तो ये भी हम आगे सारी बातों को देखेंगे। 2028 का समर ओलंपिक जो है लॉस एंजल्स यूएसए में करवाया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का बर्मिंघम यूके में करवाया गया। और 2026 वाला जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में करवाया जाएगा। ये पहले ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने खर्चे के कारण यहाँ से मुकर गया, तो उसके बाद जो है ग्लासगो में इसका आयोजन अब करवाया जाएगा। अब हम देखेंगे 2024 में कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास, जैसे कि सिम्बैक्स। सिम्बैक्स अब ध्यान रखना, सिम्बैक्स 2 होते हैं। एक तो इंडिया और कंबोडिया के बीच होता है, जो कि इस बार पुणे में हुआ, और ये सी से स्टार्ट होता है, ठीक है। अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है, ये देवलाली महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच होता है, यूएसए में इसका आयोजन करवाया गया। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है, इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ इस बार। पूर्वी प्रहार, याद रखना ये दोनों। पूर्वी प्रहार जो है तीनों सेनाएं करती है, जैसे कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना। इस बार इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। पूर्वी लहर भारतीय सेना द्वारा किया जाता है इसका आयोजन, और भारत के पूर्वी समुद्री तट पर इसका आयोजन करवाया गया इस बार। संयुक्त विमोचन भारतीय सेना द्वारा आयोजन होता है, और इस बार इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया था। ये एक है रीप्रेक्स, ये इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा इसका आयोजन होता है, और इस बार कोची केरला में इसका आयोजन हुआ। सिम्बैक्स एक देखो, मैंने एक सिम्बैक्स यहाँ पे बताया जो कि सी से स्टार्ट था, और एक यहाँ पे जो कि एस से स्टार्ट है। ये एस वाला सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है। इस बार इसका आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ। ऑस्ट्रा हिंद, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होता है, ये पुणे में इस बार इसका आयोजन हुआ। तरंग शक्ति जो है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल का मतलब जो है बहुत सारे देश जो है इसमें हिस्सा ले सकते हैं, और ये इंडिया में इस बार इसका आयोजन हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। होपेक्स जो है इंडिया और मिस्र के बीच होता है, और इस पर इसका आयोजन मिस्र में हुआ है। आगे देख लेते हैं कुछ, ये देखेंगे जैसे कि फ्रांस। फ्रांस के बीच हम कौन कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? तो वरुण जो कि नौसेना द्वारा आयोजन होता है, गरुड़ वायुसेना द्वारा, शक्ति थल सेना द्वारा। ये तीनों जो है हम फ्रांस के साथ आयोजन करते हैं। इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति करते हैं और गरुड़ शक्ति। समुद्र शक्ति नौसेना उसमें भाग लेती है, और गरुड़ शक्ति में थल सेना। श्रीलंका जो है उसके साथ हम मित्र शक्ति युद्धाभ्यास करते हैं, और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अमेरिका के साथ हम युद्धाभ्यास करते हैं, जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और वज्र प्रहार हमने पीछे भी देखा, विशेष बलों द्वारा इसका आयोजन होता है। कोप इंडिया जो है वायुसेना द्वारा आयोजन करवाया जाता है। जापान के साथ हम जीमेक्स और धर्म गार्जियन करते हैं, तो धर्म गार्जियन जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और जीमेक्स जो है वो नौसेना का अभ्यास है। चीन के साथ हम हैंड इन हैंड करते हैं, और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगला टॉपिक पंचवर्षीय योजना। देखिए अभी तक मात्र लग रहा है कि आधा घंटा हुआ होगा, हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुका है। ये देखते हैं, तो पहली पंचवर्ष, ये बहुत शॉर्ट में देखेंगे दोस्तों हम, क्योंकि हमारे पास उतना अभी टाइम नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में शुरू किया तक रहा,
और हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था और ये कृषि पे आधारित था, मतलब कृषि को प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच चली और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें उद्योग को क्या किया गया, उद्योग को प्राथमिकता दिया गया। अगर पूछा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र कौन है तो कृषि, और द्वितीय क्षेत्र है उद्योग, और तृतीय क्षेत्र कौन होता है तो सेवा क्षेत्र। तो ये आपने ध्यान रखना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 के बीच चली और गाडगिल योजना भी इसको कहा जाता है और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना इसका लक्ष्य था। उसके बाद योजना अवकाश हो गया 66 से 69 के बीच। तो 66 से 69 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई और इसी में हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखना। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको इस बार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 के बीच चला और स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है इसका लक्ष्य था। और ये आप ध्यान रखना, ये बहुत ही, मैंने इसको पहले भी आपको बताया है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो आप बार बार बोलते हो, बार बार कमेंट कर देते हैं बहुत सारे बच्चे कि ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुआ। नहीं, 1971 में क्या हुआ ना, तो आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ हम युद्ध कर रहे थे, बांग्लादेश को हमने अलग करवाया था, सॉरी पाकिस्तान के साथ, तो बांग्लादेश को हमने अलग करवाया था और उसी समय हमारे देश में चुनाव हुआ था। तो चुनाव के दौरान ही इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन हुआ था, ठीक है, गरीबी उन्मूलन ये लक्ष्य रखा गया था। तो ये आप ध्यान रखना, इसमें बहस करने वाली कोई बात ही नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखेंगे आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता जो है ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था और इसकी अवधि थी 1974 से 78। ये एक साल पहले ही इसको बंद कर दिया गया था और फिर क्या चलाया गया तो रोलिंग प्लान 78 से 80 के बीच। इसको अनवरत योजना भी कहा जाता है और ये गुरुनाथ मिडल की देन है। छठी पंचवर्षीय योजना जो है 80 से 85 के बीच चली और गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि इसका लक्ष्य था और देश में फैमिली प्लानिंग जो है इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। ये आप काट लेना, ठीक है। ये जो है मुझे गलत लग रहा है, ये देश में फैमिली प्लानिंग यहाँ से शुरू नहीं हुई होगी, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि ये 8वीं में होगी, ये गलत है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के बीच चला और उत्पादकता बढ़ाना और रोजगार के अधिक अवसर जुटाना इसका लक्ष्य था। आर्थिक सुधार 1991 में हुआ, है ना। रुपए का इसमें पहली बार अवमूल्यन किया गया और लाइसेंस व्यवस्था समाप्त किया गया, जिससे क्या हुआ कि हमारे देश में जो है क्या हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े, लोग आकर्षित हों और यहाँ पे व्यापार ज़्यादा करने लोग आए। विदेश व्यापार नीति को क्या बना दिया गया, उदार बना दिया गया। आगे देखते हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 97 के बीच चला और मानव संसाधन का विकास करना इसका लक्ष्य था। नरसिम्हा राव सरकार ने देश में नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी, नई आर्थिक नीति, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाए कि देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो 8वीं होगा। 9वीं जो है 1997 से 2002 के बीच चली, जिसको न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना लक्ष्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच चली, देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करके प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना इसका लक्ष्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच चली और तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना इसका लक्ष्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 के बीच चली और विकास का लक्ष्य 10% करना इसका लक्ष्य रखा गया, लेकिन इसको जो है 2015 में ही इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि उस समय 2014 के इलेक्शन भाजपा जीती और नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बने और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है और इसके जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष आप जरूर याद रखना, ठीक है। ये उपाध्यक्ष और अध्यक्ष आप कमेंट में हमें बताएंगे ताकि हमें पता चल पाए कि आप यहाँ तक वीडियो जरूर देखे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उनके लेखक को अब हम देख लेते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट में देखेंगे, सभी पुस्तक हमें नहीं देखनी है। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, योगी गवर्नमेंट ऑन द मूव, ये सिलवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी के द्वारा लिखा गया। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, मनसुख मंडाविया ने लिखा है। और बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, श्रीधरन पिल्लाई, ये कि गोवा के ये क्या रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं। संस्कृति के आयाम, ये मनोरम मिश्रा ने लिखा है। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब,
ये चारू निवेदिता ने लिखा। द कॉन्स्पिरेसी गोताब्या राजपक्षे ने लिखा है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा ने लिखा और ये बहुत चर्चा में रहा था। नाइफ एंड ए टेपनिंग मर्डर जो है ये लिखे थे कौन? सलमान रश्दी। आगे देखते हैं। स्कल्प्टेड स्टोन माइस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम ये अश्विनी प्रभु के द्वारा लिखा गया। बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा माधव गोडबोले ने लिखा। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन एमजे अकबर ने लिखा है। प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर ये शर्मिष्ठा मुखर्जी जी ने लिखा और ये प्रणब मुखर्जी की कौन है? तो डॉटर है, पुत्री है। रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स लिखे हैं शोभना के नायर ने। ब्रेकिंग द मोल्ड्स रीइमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर ये रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं ये। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया। डबलिंग इन डेमोक्रेसी प्रोफेसर एस डी मुनि ने लिखा है इसको। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा नारायण मूर्ति चित्रा बनर्जी ने लिखा। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे। कॉल ऑफ गिर परिमल नाथ वानी के द्वारा लिखा गया। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप्ता सेन गुप्ता के द्वारा लिखा गया और ये एक पर्वतारोही है, ठीक है। द प्रिजनर ऑफ भोपाल टिम वॉकर के द्वारा लिखा गया। सोर्स कोड बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया। द विनर्स माइंडसेट ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर शेन वाटसन के द्वारा लिखा गया है। पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा इसको लिखा गया। जस्ट अ मर्सिनरी डी सुब्बाराव के द्वारा लिखा गया। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वाल अल्पना किलवाला ने इसको लिखा है। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा ये श्रीधरन पिल्लई, हमने अभी आपको बताया कि श्रीधरन पिल्लई गोवा के पूर्व राज्यपाल थे। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे ने लिखा है। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे। आई हैव अ स्ट्रीट आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी ये आर अश्विन की बुक है और आर अश्विन जो है ये क्रिकेट से क्या ले चुके हैं? संन्यास ले चुके हैं। आगे देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य एवं विभिन्न राज्यों से संबंधित लोक नृत्य इसको देखने की तो जरूरत मुझे नहीं लग रही है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। जैसे कि शास्त्रीय नृत्य ये कितने हैं? तो 8। ये तो हमने पढ़ चुका है ना। भरतनाट्यम या शादिर भी इसको कहा जाता है। ये बस इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ये तमिलनाडु से संबंधित है और ये प्राचीनतम यही है। सबसे पहला जो था यही था। मोहिनीअट्टम केरल से, कथक उत्तर भारत है ना, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश भी दे सकता है। कथकली केरल से, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और सत्रिया ये असम का है। 2000 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। सबसे नया वाला यही है। आगे देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश का हम पहले देख लेते हैं कुछ नृत्य जो है। कौन सा? तो लोक नृत्य, जैसे कि कुम्मी, ढीमसा, वीर नाट्यम, गोबी ये इत्यादि जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों हम इसको जल्दी जल्दी देखेंगे और ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे पूछे हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इसमें सारा नहीं डाला है, जो इंपॉर्टेंट है वही डाला है। जैसे कि असम बिछुआ, बिहू, नट पूजा, खेल गोपाल, कली गोपाल ये असम से है। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा, युद्ध नृत्य और बुइया ये इंपॉर्टेंट है। बिहार का जाटजटिन, पवरिया, विदेशिया, कजरी, कर्मा, जोगिया, फगुआ ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में कर्मा, पंडवानी, पंडवानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राउत नाच, झूमर और पंथी। गोवा के फुगड़ी आप याद रखना। देखनी नृत्य, कुणबी नृत्य, गुजरात का गरबा। आपको अगर याद है तो आप आगे भी देख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो को, ठीक है। डांडिया और भवाई ये गुजरात का है। हरियाणा का फाग नृत्य, झूमर, धूमर, धमाल, डफ, गुग्गा ये जो है हरियाणा का है। हिमाचल प्रदेश का राक्षस नृत्य, क्यांगमाला, छपेली, डंडा नाच, डांगी ये सब हिमाचल प्रदेश के हैं। झारखंड के कौन कौन से हैं? तो फगुआ, सरहुल, डमकच, परुलिया छऊ, संथाली, सोहराई, सोहराई मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना, पाइका और मुंडारी। कर्नाटक के यक्षगान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुनीथा, डोलू और करगा है। ये करजा नहीं, करगा, ये करगा होगा। करगा जो है वो कर्नाटक का है। केरल जो है वो थम्पी थुलाल कडुबा। मध्य प्रदेश का मटकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अहिरी नृत्य, फूल पत्ती नृत्य, ज्वारा नृत्य, ठीक है। महाराष्ट्र के लावनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमाशा, लेजिम, पोवाड़ा, नकटा, कोली ये जो है महाराष्ट्र के हैं। मणिपुर के लाई हरोबा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुंग चोलोम, नूपा नृत्य और खम्बा थाबी ये जो है मणिपुर के हैं। तो अब देखते हैं मेघालय, तो लाहो, नोक्रेम, बांग्ला। मिजोरम के चेराव,
खुआलम और चैलम नृत्य, ठीक है। और नागालैंड के जेलियांग, कुकी, मयूर नाच, ये जो है नागालैंड के हैं। अब हम थोड़ा सा, ये लास्ट पेज है, इसको भी देख लेते हैं। उड़ीसा का है गोटीपुआ, ये इंपॉर्टेंट है। बाघा नाच, छऊ, ढाप नृत्य और डंडारी। उत्तर प्रदेश के रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जैता, जोगिनी, ख्याल और पासी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। उत्तराखंड के गढ़वाली, कुमायूं, भोटिया, कजरी झोरा और चपाती। पश्चिम बंगाल के जात्रा बाउल, कीर्तन, संथाली, लाठी या काढ़ी। जम्मू कश्मीर के राउफ, दुमहाल, हफीजा, नवरे, नवरे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिकात। पंजाब के भांगड़ा गिद्दा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डफ। राजस्थान के पनिहारी, कालबेलिया, गणगौर, गणगौर जो है राजस्थान का है, कठपुतली, घूमर, फुंदी, गेर नृत्य और चरी। तमिलनाडु के कुम्मी, कारगम और ओई ओइलट्टम, ओइलट्टम भी इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना का बोनालू, ढीमसा, ये इम्पोर्टेंट है। त्रिपुरा का होजागिरी, हिखिक, गजानन वेलकम, है ना, गजानन वेलकम, गजानन जो हाथी को बोला जाता है, ये जो है त्रिपुरा के हैं। अब हम देख लेते हैं आगे प्रमुख त्योहार एवं उनके आयोजन स्थल। जैसे कि आप ये त्योहार, मैंने इंपॉर्टेंट है वो लिखा है मैंने। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो है बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव ये पणजी में मनाया जाता है, गोवा में। लठमार होली उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। गुणोत्सव मेला जो है ये असम में मनाया जाता है। फुलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। और गोरसम कोरा उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। हरेला उत्सव उत्तराखंड और हरेली छत्तीसगढ़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखना इसको। मकर विलक्कू जो है वो केरल में। आगे बढ़ेंगे। मंडला पूजा उत्सव सबरीमाला मंदिर केरल में। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल। और चौथा जो ऑरेंज फेस्टिवल है ये कोहिमा में मनाया गया, नागालैंड में। 76वां धनु यात्रा जो है वो बरगढ़ में मनाया गया, उड़ीसा में। चंदूबी महोत्सव ये असम में मनाया गया है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में। जूझ उत्सव असम में। बिहू असम में मनाया गया। कटारगामा ये साला उत्सव श्रीलंका में। और मवेशियों के त्यौहार ये कनुमा है, ये भी तेलंगाना में मनाया गया। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। और मोह उत्सव जो है असम में मनाया गया है, ये भैंसों की क्या है तो पारंपरिक लड़ाई है। अब हम देखते हैं कि हाल ही में शुरू किए गए जो महत्वपूर्ण जो योजना है, जो कि महत्वपूर्ण अलग अलग राज्यों से संबंधित है, उसके बारे में देखते हैं। जैसे श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया। विधवा पुनर्विवाह योजना झारखंड द्वारा। शुभ यात्रा योजना केरल द्वारा। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना केरल के द्वारा। अम्मा और बहिनी योजना असम में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। ग्रामीण मित्र योजना गोवा द्वारा। और लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ये उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया। आसरा पेंशन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना द्वारा। मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना राजस्थान द्वारा। ये मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना अलग होता है, जिसके द्वारा 6,000 रुपये सालाना किसानों को दिया जाता है, वो अलग है, ठीक है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा। अबुआ बीर दिसोम योजना भी झारखंड सरकार। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश। लेख लड़की योजना महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश में। और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा में। सुभद्रा योजना भी उड़ीसा में। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना ये असम सरकार द्वारा चलाया गया है। और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार द्वारा। मुख्यमंत्री ग्राम आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसको चलाया गया। और युवा मितान योजना जो है ये भी छत्तीसगढ़ द्वारा। युवा मितान परिवहन योजना। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और ये भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। अब हम देख लेते हैं टाटा आईपीएल 2024। देखिए, आईपीएल 2024 का खिताब जो है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर जीता। केकेआर का ये तीसरा आईपीएल ट्रॉफी था। पहले जो है ये 2012 में, 2014 में जीत चुकी है, और अभी 2024 में भी जीती। सबसे अधिक बार आईपीएल ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस जीते हैं, दोनों ने 5 बार जीता है। पहला संस्करण 2008 में हुआ था, राजस्थान ने जीता था सीएसके को हराकर। 17वां संस्करण जो है 2024 में आयोजित हुआ, और इसका ऑर्गेनाइजर कौन है तो बीसीसीआई। और अभी जो है बीसीसीआई के सचिव भी बदल गए हैं, हम वो आगे देखने वाले हैं।
ऑरेंज कैप जो है विराट कोहली को मिला, 741 रन इन्होंने बनाए थे। पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला, 24 विकेट इन्होंने लिया था। प्लेयर ऑफ द मैच जो है फाइनल में मिचेल स्टार्क को दिया गया। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नरेन रहे, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। और क्योंकि इन्होंने 488 रन भी बनाए और 17 विकेट भी इन्होंने लिए। 3 बार यह खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं, इनको 3 बार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया जा चुका है अब तक। इमर्जिंग प्लेयर का खिताब नीतीश कुमार रेड्डी को मिला। और फेयर प्ले अवार्ड जो है सनराइजर्स हैदराबाद को। बेस्ट कैच का अवार्ड रमनदीप सिंह को दिया गया। सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन अभिषेक शर्मा को मिला, इन्होंने टोटल 42 छक्के लगाए। और सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड हैदराबाद के नाम रहा। और ये आरसीबी के खिलाफ इन्होंने लगाए थे 287 रन। और इसी मैच में सर्वाधिक टोटल रन का भी रिकॉर्ड टूट गया, टोटल 549 रन बने, क्योंकि आरसीबी ने भी इसका पीछा करते हुए अच्छे खासे रन बना डाले थे। 549 में से आप 287 घटा लेंगे तो कितना, लगभग 262 होता है क्या? हाँ, 262 ही होगा शायद, 262 रन शायद उसने बनाए थे। हाँ, सर्वाधिक रन चेज का रिकॉर्ड पंजाब के नाम रहा, इसने 262 रन का चेज किया केकेआर के खिलाफ। एक सीजन में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड भी इसी सीजन में रहा, तो टोटल 14 शतक इस बार लगाए गए। अब हम देखते हैं प्रमुख मेले एवं उसके आयोजन स्थल। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला हरियाणा में लगाया जाता है, हरियाणा के फरीदाबाद में। अंबुबाची मेला असम में लगाया जाता है। मेघराम जात्रा मेला तेलंगाना में। कुंभ मेला हरिद्वार प्रयागराज, इस बार प्रयागराज में अभी लगाया चालू है, अभी उज्जैन में और नासिक में। पुष्कर मेला राजस्थान में। नौचंडी मेला मेरठ में। और गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। सरस मेला जम्मू कश्मीर में। सरस आजीविका मेला ये गुरुग्राम में लगाया जाता है, हरियाणा में। ठीक है, देखिए श्रावणी मेला जो है देवघर में लगाया जाता है, जो कि झारखंड में है। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में लगाया जाता है। झींगा मेला पंजाब में। ऑरेंज त्योहार नागालैंड में। और सोनपुर मेला बिहार में लगाया जाता है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला है ये। लक्की मेला राजस्थान में, जो कि सीकर में लगाया जाता है, राजस्थान के सीकर में। दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो से लग रहा हो कि ये वीडियो यूजफुल है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें सब्सक्राइब करने में जाता ही क्या है, इसमें थोड़ी ना पैसा लगता है। अब देखते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024। T20 वर्ल्ड कप 2024 से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो हम एक जगह पे देख लेते हैं। जैसे कि मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 ये भारत ने जीता, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था इस बार, तो हम पहले ही इसको देख चुके हैं कि इस बार अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हुआ था। फाइनल में जो है साउथ अफ्रीका को हमने 7 रनों से हराया। और भारत ने इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। मतलब T20 वर्ल्ड कप हम दो जीत चुके हैं, एक बार 2007 में और अभी 2024 में। उसी तरह से वनडे वर्ल्ड कप भी हम 2 बार जीते हैं, 2011 में और 1987 में। सॉरी, 1987 में, 2011 और 1987, 1983, 87 बोल दिया मैंने, 83 में। चलिए, ये कपिल देव की कप्तानी में और ये महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण 2007 में हुआ था, तो हमने तो बताया ही कि 2007 वाला भी हमने जीता था। और 9वां संस्करण जो था ये था अभी 2024 वाला। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली रहे और प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह रहे। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया गया था। पहली बार T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमों ने हिस्सा लिया, जैसे अमेरिका, कनाडा, युगांडा, ये ऐसे देश हैं जो पहली बार हिस्सा ले रहे थे T20 वर्ल्ड कप में। T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर आप याद रखना, उसेन बोल्ट और युवराज सिंह और क्रिस गेल, ये तीनों को बनाया गया था। हमने ये पढ़ लिया है 83 का वनडे वर्ल्ड कप कपिल देव की कप्तानी में हमने जीता था, और 2011 का वनडे वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। अब देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024। तो पेरिस जो है ओलंपिक का आयोजन जो है वो, ये सब तो इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा कि कब इसका शुरुआत हुआ। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था पेरिस में। और भारतीय टीम ने 16 खेलों में हिस्सा लिया। पेरिस ओलंपिक में पहला पदक कजाकिस्तान ने जीता, लेकिन अगर पहला गोल्ड मेडल बोले तो वो चीन ने जीता था। मनु भाकर ने भारत के लिए पहला पदक जीता, है ना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली महिला हैं। तो पेरिस ओलंपिक में ओवरवेट होने के कारण विनेश फोगाट को क्या कर दिया गया था, फाइनल मैच से बाहर, ये तो चर्चा में रहा था। पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक भारत के ध्वजवाहक रहे कौन, तो पीवी सिंधु और टेनिस खिलाड़ी शरत कमल। ये जरूर आप याद रखना कि शरत कमल किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में जो है फ्लैग बैरियर कौन थे, तो PR श्रीजेश और मनु भाकर। ये देखिए, पेरिस ओलंपिक में भारत ने 1 कांस्य,
और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता था, बस इतना ही। गोल्ड एक भी नहीं हमने जीता, और टोटल 6 मेडल हमने जीता, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक। मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में कांस्य पदक जीते। स्वप्निल कुसले ने 50 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। ये आप याद रखना, देखो 3 हो गया कांस्य पदक, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ। और भारतीय हॉकी टीम ने एक जीता और अमन सहरावत ने एक जीता। ये नीरज चोपड़ा तो क्या जीते थे, ये सिल्वर मेडल जीते थे। ये क्या जीते थे, सिल्वर। ठीक है, जेवलिन थ्रो से संबंधित है। अरशद नदीम जो है पाकिस्तान के, वो जीत गए थे गोल्ड मेडल। पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में भारत जो है 71वें पायदान पे रहा, और ये जो है प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। अमेरिका जो है वो शीर्ष पे रहा। भारतीय दल का नेतृत्व नीरज चोपड़ा कर रहे थे। आगे देखेंगे अब हम पेरिस पैरा ओलंपिक। पेरिस पैरा ओलंपिक में हमने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज समेत कुल जो है 29 मेडल हमने जीता। यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। भारत मेडल टैली में 170 देशों में 18वें पायदान पर रहा, और पहली बार हमने अंडर 20 में जगह बनाई है। पहले स्थान पर चीन रहा। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ये भाग्यश्री जाधव शॉटपुट से संबंधित हैं, और सुमित अंतिल एथलेटिक्स हैं, ये जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। समापन समारोह में भारतीय जो ध्वजवाहक हैं, फ्लैग बैरियर, वो कौन रहे, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। ये देखते हैं कौन कौन गोल्ड मेडल लाए। तो अवनी लेखरा लाए, जो कि शूटिंग से संबंधित हैं, और वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नीतीश कुमार बैडमिंटन से संबंधित हैं, और मेन सिंगल ने इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सुमित अंतिल एथलेटिक्स हैं, और मेन्स जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हरविंदर सिंह तीरंदाजी से संबंधित हैं, और मेंस इंडिविजुअल रिकवर ओपन में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। धर्मवीर जो है एथलेटिक्स हैं, और मेंस क्लब थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स हैं, और मेंस हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नवदीप सिंह एथलेटिक्स हैं, और मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये 7 गोल्ड मेडल हमने यहाँ पे करवा दिए, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही से प्रश्न आने की ज्यादा संभावना बनता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं कबड्डी। कबड्डी में 2024 में क्या क्या हुआ। तो देखिए, प्रो कबड्डी सीजन जो है, लीग प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 जो कि अभी हाल ही में हुआ, हरियाणा स्टीलर्स ने इसको जीता था। कितने तारीख को था, शायद ये 29-30 को था ना, या 31 को था। हाँ 30 को था शायद, 30 दिसंबर को शायद हुआ था। और पटना पायरेट्स जो है ये उप विजेता रही है। और ये अगर सीजन 10 की बात करें, तो पुनेरी पल्टन जो सीजन 10 का विनर थी, और हरियाणा स्टीलर्स जो है वो रनर अप थी। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 इंडिया ने जीता, और ईरान जो है वो विजेता रहा। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो है वो बिहार में होगा, राजगीर में, और सेकंड टाइम होगा बिहार में। पहली बार 2012 में भी हो चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 भी जो है वो बिहार में होंगे। वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2024 भी बिहार में होगा, राजगीर में। देखिए, बिहार से बात आया तो इसलिए मैंने यहाँ पे बिहार से संबंधित कुछ तथ्य करवा दिए। ये देखते हैं, तो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो है वो इंग्लैंड में होगा, और बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया था। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे कंप्लीट हैं। हम आगे बढ़ेंगे और बैडमिंटन 2024 देख लेते हैं। जैसे कि बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ हुआ, तो जर्मनी में, और महिला एकल का खिताब तन्वी शर्मा ने जीता। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक भारतीय है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 लखनऊ में आयोजित हुआ, और मेन सिंगल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता, और वुमेन सिंगल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मलेशिया मास्टर्स 2024 का आयोजन हुआ, और इसमें जो है मेन सिंगल का खिताब भी अलेक्सेन ने जीता, एक्सेल सेन ने, और वुमेन सिंगल का खिताब वांग भी ई ने जीता, जो कि चाइना के हैं, और सेकंड नंबर पर रहे पीवी सिंधु। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की हम बात करेंगे। ये सात्विक साईराज लिखना था, यहाँ पे गलत लिखता है। फ्रेंच ओपन मेन सिंगल का खिताब इन्होंने जीता है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। थाईलैंड ओपन जो है मेन सिंगल का खिताब भी इन्होंने जीता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको 2023 में दिया गया था। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 जो है वो मलेशिया में हुआ, और इंडिया वुमेन ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। 2025 का बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप गुवाहाटी में होगा, और बैडमिंटन एशिया अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 जो है वो चाइना में हुआ, और तन्वी पत्री ने इसमें क्या किया, तो जीता।
थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप और उबेर कप दोनों, थॉमस कप जो है वो मेल वाला है और उबेर कप जो है वो फीमेल का है। ठीक है, तो ये तो हम इसमें कभी भी नहीं जीते, लेकिन ये मेल वाला हमने एक बार 2022 में जीत रखा है, थॉमस कप। अभी जो 2024 वाला हुआ वो चाइना ने जीता है ना। कौन जीता? चाइना ने। और इंडोनेशिया क्या रहा? तो विजेता रहा। और आयोजन जो है चाइना में ही हुआ था दोनों का, उबेर कप का भी और थॉमस कप का भी। और दोनों चाइना ही जीता और दोनों का उपविजेता भी इंडोनेशिया ही रहा। तो याद करना ये आसान हो गया है। रिटायर्ड खिलाड़ी देख लेते हैं, जैसे कि साई प्रनीत भारत के हैं, ये बैडमिंटन से रिटायर ले लिए। और केजरी ममोटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। प्रमोद भगत बैडमिंटन डोपिंग, मतलब डोपिंग में ये पकड़े गए और 18 महीने के लिए इनको निलंबित कर दिया गया। अब हम देखते हैं टेनिस ओपन। तो टेनिस जो है वो 4 जो है ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं मेन। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब पुरुष एकल का अगर बात करें मेल वाला, तो जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं उन्होंने जीता। और महिला वाला आरेना साबालेंका ने जीता है। पुरुष वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक भारतीय रोहन बोपन्ना है, तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन मेल वाला महिला एकल का खिताब इगा स्वेटेक ने जीता, पोलैंड के खिलाड़ी हैं। और पुरुष वाला कार्लोस अल्काराज ने जीता। विंबलडन ओपन की बात करें तो महिला एकल का खिताब बारबोरा करेजिकेवा ने जीता और पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। यूएस ओपन का खिताब मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जिन्होंने भी जीता है वो यूएस ओपन का भी खिताब वही जीते हैं। जैसे पुरुष एकल जेनिक सिनर और महिला एकल अरेना सबालेंका। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ, अरेना सबालेंका ने जीता है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नई नियुक्तियां देख लेते हैं हम थोड़ा सा। जैसे कि सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ इनको बनाया गया है। नास्कॉम के चेयरपर्सन बने हैं सिंधु गंगाधरम। नास्कॉम के प्रेसिडेंट बने हैं राजेश नाम्बियार। और आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं जय शाह। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के थे। और एसीसी के अध्यक्ष बने हैं, एसीसी के अध्यक्ष और पीसीबी के अध्यक्ष बने हैं कौन? मोहसिन नकवी। इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन के एसजी बने हैं। 25 जनवरी से ये जनवरी से ये कार्यरत हुए। और संजीव रंजन है, संजीव रंजन को बनाया गया है। अब हम देख लेते हैं ईएसआईसी, जिसको आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम बोल सकते हैं। इसके डीजी बनाए गए हैं डायरेक्टर जनरल अशोक कुमार सिंह को। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। हमने आपसे पूछा था इस प्रश्न का जवाब कमेंट में, लेकिन यहाँ पे ही आ गया, चलिए कोई बात नहीं। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बने हैं। और भारत के नए कैग बनाया गया है संजय मूर्ति को। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं रणधीर सिंह। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के चीफ बनाया गया है आलोक रंजन को। ठीक है, अब हम इसको भी देख लेते हैं। पी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। और राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय, जिसको आप ईडी बोलते हैं, मतलब कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका निदेशक बनाया गया है राहुल नवीन को। अभिनव बिंद्रा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष बने हैं। और ओलंपिक ऑर्डर से भी इनको सम्मानित किया गया, हमने वहां पे देखा भी। टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं। और पॉवेल डुरोव जो है टेलीग्राम के फाउंडर हैं। और प्रीति सुडान को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मनोज मित्तल सिडबी के सीएमडी बने हैं। और बीएसएनएल के सीएमडी बने हैं रॉबर्ट जे रवि। देवजीत सौकिया जो हैं वो बीसीसीआई के सचिव बने हैं। ये हाल ही का न्यूज है, ये करीब 3-4 दिन पहले का न्यूज है। आरती सरीन जो है सशस्त्र बल के चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बने हैं। और साधना सक्सेना नायर आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी बनाई गई है। अब हम देख लेते हैं वाद्य यंत्र संबंधित व्यक्ति और उनकी उपलब्धियां। अब हम यहाँ पे लास्ट में पहुंच चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमने यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं किया, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा कंटेंट दिया गया है कि आपके लिए ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। अगर कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी के लिए भी ये रिलेवेंट है कंटेंट। आगे देखते हैं। देखिए, जैसे कि हम सबसे पहले तबला की बात करें तो तबला से संबंधित हैं जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदाई महाराज, जिनको समता प्रसाद भी कहा जाता है, और पंडित यशराज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाकिर हुसैन की बात करें तो इनको पद्मश्री 1988 में दिया गया। और पद्मश्री पाने वाले उस समय ये सबसे युवा थे। पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में। इनकी बुक का नाम है अ लाइफ इन म्यूजिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
पंडित यशराज की बात करें, ये भी तबला से संबंधित हैं। और पद्मश्री 1975 में, पद्म भूषण 1990 में, पद्म विभूषण 2000 में। किशन महाराज को पद्मश्री 1973, पद्म भूषण 2002 में। किशन महाराज भी जो है वो तबला से ही संबंधित हैं, ठीक है। इसमें जितने भी नाम लिखे गए हैं सब तबला का है। गुदाई महाराज, जिनको समता प्रसाद बोला जाता है, और ये एसएससी भी इससे प्रश्न पूछ चुकी है कि समता प्रसाद जो है इनका उपनाम है, तो गुदाई महाराज। पद्मश्री इनको 1979 में, पद्म भूषण 1991 में। अल्लाह रखा, अनोखे लाल मिश्रा, लतीफ अहमद खान, उस्ताद फैयाज खान, तन्मय बोस और आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, ये जो है सभी तबला से संबंधित नाम ही है, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सरोद देख लेते हैं। सरोद से अमजद अली खान है संबंधित, जिनको किंग ऑफ सरोद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ सरोद। एक सीन है सरोद, किंग ऑफ सरोद इन्हीं को कहा जाता है। और अपने दोनों बेटों, इनका दो बेटे हैं, एक का नाम है आयान खान और एक का नाम है अमान खान। ये दोनों बेटों के साथ रागापुर पीस नोबेल प्राइज कंसर्ट में प्रस्तुति इन्होंने दिया था। और पद्मश्री इनको 1975 में दिया गया, पद्म भूषण 1991 में और पद्म विभूषण 2001 में। आप एक बात मुझे कमेंट करेंगे कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चारों जो है भारत का जो चारों प्रतिष्ठित पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार, वो चारों पुरस्कार दिया गया है। चारों का आने का मतलब भारत रत्न भी, पद्म विभूषण भी, पद्म भूषण भी और पद्म श्री भी। ये भी प्रश्न पूछा है एसएससी। अलाउद्दीन खान जो है वो सरोद, अच्छा ये गलत लिखा हुआ है भाई, सरोद सम्राट यहाँ कैसे, ये नहीं होगा। पद्म भूषण 1958 में, पद्म विभूषण 1971 में मिला अलाउद्दीन खान को, और ये सरोद से संबंधित है। सरोद सम्राट अमजद अली खान को कहा जाता है, ठीक है। जरीन शर्मा 13 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन इन्होंने जीत लिया था, म्यूजिक कंपटीशन। और महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990 में इनको मिला। दादा साहेब फाल्के अकादमी अवार्ड 2007 में दिया गया। बुद्धादेव दास गुप्ता, अली अकबर खान, पंडित मुकेश शर्मा, ये सभी जो नाम है ये सरोद से ही संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए सितार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंडित रविशंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करता है, 1967 में, 1973 में, 2002 में और 2013 में, और एक बार इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड भी दिया जा चुका है। ये आप एक बार आप चेक कर लेना, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, हो सकता है ये 4 ही हो। कालिदास सम्मान 1987 और से 88 में इनको दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। पद्म भूषण 1967 में दिया गया, पद्म विभूषण 1981 में, भारत रत्न 1999 में और रामन मैग्सेसे अवार्ड 1992 में। इनका बुक का नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखना। विलायत खान भी सितार से संबंधित हैं, पद्मश्री 1964, पद्म भूषण 1968 में। और निखिल बनर्जी भी सितार से ही संबंधित हैं, पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 1986 में। उमा शंकर मिश्रा, बुद्धादित्य मुखर्जी और परवेज खान और राजीव जनार्दन, ये जो है सितार से ही संबंधित हैं सभी नाम। आगे देखेंगे शहनाई, हाँ ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम जिसकी बात कर रहे थे वही यही है। देखिए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, चारों जो प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है वो प्राप्त करता है बिस्मिल्लाह खान। 1947 में प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर शहनाई बजाई थी इन्होंने ही, और चारों प्रतिष्ठित पुरस्कार इनको मिला है। पद्मश्री 1961 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्म भूषण 1980 में और भारत रत्न 2001 में। अच्छा 2001 में और किनको मिला था भारत रत्न, क्या आप बता सकते हैं कमेंट में? देखिए ये मैंने टोटल जो है वो सीक्वेंस से लिखा है ऐसे, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। मतलब कि सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो भारत रत्न है, दूसरे नंबर पे पद्म भूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्मश्री। ताहिर अवार्ड जो कि ईरान सरकार देती है 1992 में इनको मिल चुका है। बागेश्वरी कमर, अली अहमद हुसैन खान जो है वो भी शहनाई से ही संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई से। बांसुरी देखेंगे, एक नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया, कोणार्क सम्मान जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट देती है 1992 में मिला है इनको, पद्म भूषण 1992 में, यश भारती सम्मान 1994 और पद्म विभूषण 2000 ईस्वी में दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2000 ईस्वी में दिया गया। दोस्तों दीनानाथ मंगेशकर अलग है और लता दीनानाथ मंगेशकर अलग है। वो अलग होता है जो कि 2024 में किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को मिला, 2023 में आशा भोसले को, 2022 में नरेंद्र मोदी को। बुक्स देख लेते हैं, ब्रेथ ऑफ गॉड इनका बुक है, सत्या शरण द्वारा लिखा गया है।
पन्नालाल घोष जो हैं 7 छिद्र वाले बांसुरी के प्रतिपादक हैं और इसलिए ये इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों। राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी जो है वो भी बांसुरी से ही संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, जो भी मतलब कि जो बच गए हैं उनके बारे में। जैसे वीणा, वीणा से संबंधित हैं सरस्वती एस बालचंद्रन, कृष्णा भागवतार, बी दोरुस्वामी और बहादुरदीन डागर। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम मैंने लिख दिए हैं, आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मृदंगम ये एक वाद्यंत्र ही होता है और टी गोपाल कृष्णन और पालघाट आर रघु इससे संबंधित है। अब ये दोनों प्रश्न जो है ये एमपीएस में पूछा हुआ है इस बार। संतूर से संबंधित हैं शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य। ये चारों नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रुद्र वीणा से संबंधित हैं उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान। वायलिन से संबंधित हैं टीएन कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग, एन राजन और एल सुब्रमण्यन। पखावज से संबंधित हैं कुनील पाटिल, उस्ताद रहमान खान, तोताराम, पंडित भवानी शंकर और गोपाल दास। ठीक है दोस्तों, तो पखावज भी क्या है, एक वाद्य यंत्र ही है। और सारंगी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पंडित राम नारायण और रमेश मिश्रा, इलियास खान, अब्दुल करीम खान, अहमद खान, बिंदु खान, शकूर खान, मतलब खान जितने भी हैं वो अधिकतर सारंगी से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। अगर ये आपको लगता है कि नहीं इसमें मेहनत किया गया है तो आप इसको लाइक जरूर करना और इसको एक बार शेयर भी अपने दोस्तों के बीच जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका अगर कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, हो सकता है अगर इसमें कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रतिदिन 7:30 बजे जो है वो लाइव आता हूं, लेकिन आज मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं इसमें बहुत बिजी था ये सारे कंटेंट बनाने में, तो इसलिए आज मैं नहीं आ पाया हूं। लेकिन 7:30 बजे मैं प्रतिदिन आता हूं, जिस दिन मैं नहीं आता आपको सूचना मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच इतना देर आप सब मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच इतना देर आप सब मेरे साथ बने रहे हैं। जय हिंद।